हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो अभी तक हमने करा है डेफिनेट इंटीग्रल्स, और डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमने करा है कि इंटीग्रल्स जो है वो उसमें लिमिट किस तरीके से रखी जाती है, और उसके अलावा उसमें हम सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि अब तक जो भी हमने करवाया है डेफिनेट इंटीग्रल में वो आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको भेज सकते हैं। उसके अलावा अब हम इसको अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से स्टार्ट करेंगे। तो अगर कोई भी अभी तक एक्सरसाइज 7.9 तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको भेज सकते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स को भी सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे क्वेश्चंस जो है ना वो थोड़े आसान हो जाते हैं। तो अगर आप वैसे देखेंगे तो वैसे तो 7 ही प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, लेकिन पहली प्रॉपर्टी को एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी ज़ीरो के नाम से, P0 के नाम से इन्होंने बताया है। तो पहली प्रॉपर्टी नोट करेंगे P0, प्रॉपर्टी नंबर 0। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? इंटीग्रेशन a से b fx dx। इंटीग्रेशन a से b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b ft dt। मतलब ऐसे ही सिंपली हम जो वेरिएबल है, वेरिएबल को बस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पर इस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी तो इसको भूलना मत। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पर मेरे को ये लगेगा कि मैंने कुछ एज्यूम करा था, अब वो एज्यूम करना ठीक नहीं है। मैंने अगर x ले रखा है तो मैं fx dx को सीधा सीधा ft dt कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन t dt, तो t dt को मैं अगले ही स्टेप में x dx लिख सकता हूँ। ठीक है, x और dx, बस नाम बदल दिया और कुछ नहीं करा है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 0 है। इसका ज़रूरत पड़ती है, मैं बताऊंगा आपको, तो इसको भूलना मत, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में शुरुआत में यूज़ नहीं होता लेकिन बाद में यूज़ आता है इसका। प्रॉपर्टी नंबर 1 है इंटीग्रेशन a से b fx dx। इंटीग्रेशन a से b fx dx इज इक्वल टू, अगर ये लिमिट हमको दे रखी है a से b, और इन लिमिट्स को अगर मैं चेंज करना चाहूँ, जैसे a से b लिमिट दे रखी है, तो लिमिट अगर मैं चेंज करना चाहूँ, इसको मैं b से a करना चाहूँ, तो बस एक नेगेटिव साइन आ जाता है बाहर। नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और fx dx। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी में कुछ नहीं करा, पहली प्रॉपर्टी में सिंपली हमने वेरिएबल चेंज कर दिया। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या करा कि इंटीग्रेशन की लिमिट अगर a से b दे रखी है और किसी वजह से मैं उसकी लिमिट चेंज करना चाहता हूँ, मैं b से a करना चाहता हूँ, तो माइनस हो जाएगा। या इंटीग्रेशन में पहले से माइनस दे रखा है और मैं लिमिट चेंज कर दूँ तो वो माइनस साइन हट जाएगा। ठीक है ना, इतना होता है। तो ये तो हो गई प्रॉपर्टी नंबर 1। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिएगा, इंटीग्रेशन a से b, प्रॉपर्टी नंबर 2, इंटीग्रेशन a से b fx dx। इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c to b प्लस इंटीग्रेशन c to b fx dx। तो इसमें क्या करा हमने कि जैसे a से b है ना, तो c a और b के बीच में कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे वेयर c इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। तो ये ऐसा हो गया, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन आपको दे रखा है 1 से 3, तो आप उसको 1 से 3 ना लिखकर तोड़ दो पार्ट्स में, कि 1 से 2 और फिर 2 से 3। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई। शुरुआत में बस नोट करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा कि इनको अप्लाई करने का फ़ायदा क्या होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 है इंटीग्रेशन a से b fx dx। इंटीग्रेशन a से b fx dx। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन तो लिखेंगे यही, मतलब लिमिट तो वही लिखेंगे a से b। ठीक है, गुड इवनिंग। और fx dx को क्या लिख देंगे, f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है,
मतलब लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके और उसमें से वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो फंक्शन का कुछ बिगड़ता नहीं है, फंक्शन जो है वो सेम तरीके से बिहेव करता है। फंक्शन तो अलग हो जाएगा, मान लिया फंक्शन तो अलग हो जाएगा, लेकिन उसका इंटीग्रेशन सेम आएगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 हुई। उसके बाद देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 3, यहाँ पर एक ऐसे कंबाइन करने वाला एक ब्रैकेट बना लेना, क्योंकि ये दोनों ही एक जैसी प्रॉपर्टी है। बताता हूँ क्या है इसमें अंतर। ये है इंटीग्रेशन 0 से a और fx dx। इसमें क्या दे रखा था, इंटीग्रेशन a से b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a f, इसको क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स dx। देखिएगा क्या अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऐड हो गई और वेरिएबल को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो a प्लस बी माइनस एक्स, तो यहाँ क्या हुआ है 0 प्लस ए माइनस एक्स, 0 प्लस ए इज ए माइनस एक्स। तो ये जो है ये इसी का एक पर्टिकुलर केस है। पर्टिकुलर केस मतलब कि इसमें लोअर लिमिट 0 है। हाँ जी, हाँ आराम से। बी और ए अगर इक्वल हो गए तो आपका इंटीग्रल 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने, हाँ आपने इंटीग्रेशन करके कुछ भी अगर आया तो क्या होगा कि आप पहले अपर लिमिट डालोगे, फिर लोअर लिमिट डालोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, वो दोनों सेम ही है, तो 0 आ जाएगा रिजल्ट। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 हुई। प्रॉपर्टी नंबर 4 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, इस तरफ मेंशन कर रहा हूं। प्रॉपर्टी 5 में क्या है, इसमें दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx, इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू 0 से 2a है, यानी कि अपर वाली लिमिट जो है वो इवन है। ठीक है, तो 0 से 2a है, तो हमने क्या करा कि इसको ना दो पार्ट्स में इसको तोड़ लेंगे। इसको ये लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से a fx dx, पहले तो ये लिख देंगे, यहाँ तो fx dx ही आएगा, 0 से a fx dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से a f 2a माइनस एक्स dx। ठीक है, f 2a माइनस एक्स dx। तो 0 से 2a अगर है, 0 से 2a है तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम उसको 0 से a कर दिया और 0 से a कर दिया। और ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये ज़्यादातर कौन से केसेस में यूज़ करी जाती है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक केसेस में ज़्यादा यूज़ होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक केसेस में क्या होगा, जैसे 0 से पाई है तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 0 से पाई बाई 2 और 0 से पाई बाई 2। ठीक है, और वो जहाँ पर साइन और कॉस आते हैं ना, वहाँ पर ज़्यादा होगा। मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्वेश्चंस में आपको बताता जाऊंगा कौन सी प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ हो रही है। एक तो ये वाली बहुत यूज़ होती है प्रॉपर्टी नंबर 4, और एक ये वाली प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक, एक प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिएगा। प्रॉपर्टी 6 है इंटीग्रेशन 0 से 2a, प्रॉपर्टी नंबर 6 इंटीग्रेशन 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ, ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a fx dx। ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन कब, if f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर आपका f 2a माइनस एक्स फंक्शन जो है वही एग्जैक्टली fx के इक्वल आ जाए, तो फंक्शन ही अगर एग्जैक्टली आपका fx के इक्वल आ जाए, f 2a माइनस एक्स fx के इक्वल आ जाए, तो आप ट्वाइस लिख सकते हैं। मतलब ये जो लिमिट है ना, लिमिट तो आधी हो जाएगी, जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट 2a तक जा रही थी तो 2a को तो a कर देंगे, इसका 2 जो है वो फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे करके याद कर लीजिए। दूसरा इसी का, दूसरा इसको क्या बोल सकते हैं, 0 इफ f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। कभी कभी किसी किसी केस में f 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाता है, तो उस केस में इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं करना, सीधा उसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है। प्रॉपर्टी नंबर 7 एक खास प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 7 में आपकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू सेम होगी, लेकिन साइन अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये है इंटीग्रेशन, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, जैसे ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड करके लिखेंगे। फर्स्ट है
बल्कि फर्स्ट क्या लिखना है, ऐसे ही लिखो इसको, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन अगर हमारे पास माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से ए, वही जैसे यहाँ पर लिखा है, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। यहाँ लिखेंगे इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इसको क्या बोलते हैं, दैट इज if fx is an even function, if fx is an even function, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, दूसरा इसको भी लिखेंगे जीरो, जीरो, जीरो में क्या आएगा, इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, दैट इज if fx is an odd function, if fx is an odd function, odd function का एग्जांपल ये होता है कि जैसे f माइनस एक्स है, तो अगर मान लो fx दे रखा है हमको, एग्जांपल लेते हैं odd function का, if fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो f माइनस एक्स क्या होगा, f माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही हो गया, यानी कि f माइनस एक्स और एफ एक्स इक्वल हो गया, तो ये तो हो गया इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन हो गया। अब आ जाते हैं ऑड फंक्शन पर, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो अगर f माइनस एक्स करेंगे तो क्या लिखोगे, x की जगह माइनस एक्स आ जाएगा, तो साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ एफ एक्स, तो f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, ठीक है। इसको कहते हैं ऑड फंक्शन। तो अगर मेरे पास ऑड फंक्शन आ गया तो कुछ सोचना ही नहीं है, इंटीग्रल की वैल्यू सीधे सीधे जीरो, ठीक है ना। चलिए जी, अब इसके बाद क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज थी आपकी, प्रॉपर्टी नंबर 0 से लेकर प्रॉपर्टी नंबर 7। हाँ, अगर f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ रहा है तो इवन फंक्शन है, ठीक है, और अगर f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल आ रहा है तो ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन में रिजल्ट सीधा जीरो है, ठीक है। तो इनको भी अगर दोनों को देखा जाए ना तो ये भी दोनों लगभग लगभग एक जैसी ही हैं। यहाँ पर है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो 0 से 2a, तो जरा लिमिट्स का गैप देखिए, लिमिट्स का गैप कितना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में गैप कितना है, 2a माइनस 0, तो गैप कितना हो गया, 2a का हो गया, इनमें भी 2a का ही गैप है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके तो देखो a माइनस माइनस a क्या हो जाएगा, a प्लस a, यानी कि 2a बन जाएगा। तो इसलिए इसका भी रिजल्ट यही आ रहा है और ये दूसरा वाला 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने क्या करा कि नीचे जो ये हमारा दे रखा था f2a माइनस एक्स, f2a माइनस एक्स अगर करा तो fx के बराबर आ गया। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ f माइनस एक्स करना है, अंतर केवल इतना ही है कि आपको x की जगह माइनस एक्स रखकर देखना है। अगर f की जगह माइनस एक्स रखकर, यानी कि f माइनस एक्स, अगर fx आता है वो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन में ये वाला रिजल्ट, ठीक है, और अगर वो ऑड फंक्शन आता है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, तो रिजल्ट आपका 0 है, ठीक है। चलिए जी, तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई सारी। अब इसके बाद में जरा इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। आप आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 28 पर। एग्जाम्पल नंबर 28 थोड़ा सा अपने आप में पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि ये मॉड दे रखा है। क्योंकि मॉडुलस वाले फंक्शन का जब भी इंटीग्रेशन करा जाएगा तो मॉड को डिफाइन तो करना हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक तरीका अपनाना है, वो बताता हूँ, बड़ा आसान तरीका है। एग्जाम्पल नंबर 28 ये मिटा रहा हूँ इधर से, और जब जब जिस जिस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी बताता रहूँगा। एग्जाम्पल 28, एग्जाम्पल नंबर 28,
28 में है इवेल्यूएट -1 से 2, तो आई ये क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन -1 से 2, और मॉडुलस में दे रखा है x³ - x, मॉडुलस में दिया है हमको x³ - x और dx। ठीक है, अब इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं करने के, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे कभी गलती नहीं होगी। आपको क्या करना है, मॉडुलस के अंदर जो टर्म लिखी हुई है ना, इसको 0 के बराबर रख देना है। पहला काम ये मॉड के अंदर, ये काम आपको सामने सामने करने की जरूरत नहीं है, रफ में कर लेना। ठीक है, रफ में आप करेंगे, मॉड के अंदर वाले टर्म को 0 के बराबर रख देंगे। चलो अगर सामने भी कर दो तो कोई बात नहीं, लिखिएगा लेट अस कैलकुलेट the critical points, let us calculate the critical points। तो critical points कैसे कैलकुलेट करे जाएंगे, put x³ - x is equal to 0, तो x³ - x में से x ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x² - 1 is equal to 0। हाँ जी, x² - 1 square is just like x² - 1 square, तो ये हो गया x, और x² - 1 square को क्या लिखेंगे, x + 1 into x - 1, तो आइदर x is equal to 0 और x + 1 is equal to 0 और x - 1 is equal to 0, तो तीनों में से कोई भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया x is equal to 0 और x is equal to -1 और x is equal to +1, तो हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब ये है कि कहाँ पर आपको रुकना है, किस पॉइंट पर आपको रुकना है। तो आप ये देखेंगे -1 से 2 तक जाते हुए, तो लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट 2 है, तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट आपको लोअर लिमिट ही दे रखा है, तो एक तो x is equal to -1 दे रखा है, इसके बारे में तो सोचना नहीं है। -1 से जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 0 पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिमिट, इसकी लिमिट्स ना स्प्लिट करूंगा, तो -1 से पहले रुकेंगे हम 0 पर, फिर 0 से 1 तक जाएंगे और फिर 1 से हम 2 तक जाएंगे। तो इस लिमिट को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, और अब जरा ये देखते हैं कि फंक्शन पॉजिटिव कहाँ पर है और फंक्शन नेगेटिव कहाँ पर है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे कि देयरफॉर वी विल स्प्लिट द लिमिट्स, वी विल स्प्लिट द लिमिट्स into द फॉलोइंग। लिमिट्स को हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे, देखिएगा कैसे। वी विल स्प्लिट द लिमिट्स इनटू द फॉलोइंग। बता देना ऑनलाइन वाले बच्चे भी कहीं पर अगर अटको तो। शुरुआत लिमिट की कहाँ से हो रही है, -1 से, तो हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, -1, -1, 0। ठीक है, या ऐसे लिख लो, या ये कहो कि -1 से बड़ा, x -1 से बड़ा और 0 से छोटा। तो -1 से 0 का मतलब हो गया, एक तो हो गया -1 से 0, यहाँ एक एरो लगा लो। ठीक है, अच्छा, और एक लिखेंगे, अगला क्या है, 0। -1 से 0 आप पहुँच गए। ठीक है, तो एक क्रिटिकल पॉइंट आपने कवर कर लिया। -1 तो पहले से ही दे रखा था, वो ऑलरेडी कवर्ड है। अब 0 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, 1, तो 0, 1 लिखो, अगली लिमिट यहाँ पर एक एरो बनाकर छोड़ दो। फिर अगली लिमिट क्या होगी, 1 भी आपने कवर कर लिया। 1 से कहाँ तक जाना है आपको, 2 तक जाना है, तो आप 1 से जाएंगे 2 तक। बता दीजिए, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो जो आपके पसंद की वैल्यू हो। -1 से 0 के बीच की कोई भी वैल्यू, तो -1 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा, तो -0.5, -0.5। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं, इफ़ x is equal to -0.5, देन फंक्शन क्या था ओरिजिनल, x³ - x, x³ - x, -0.5 का क्यूब -0.5, -0.5 का क्यूब -0.5। बताना पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, सोच लो पक्का। ये पॉइंट वाला जो नंबर होता है ना, पॉइंट वाले नंबर का जब क्यूब करते हैं ना, तो वो नंबर बड़ा नहीं आता, छोटा आता है। ठीक है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये ऑलरेडी बड़ा है, तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। फिर भी देख लो एक बार, क्यूब है ना, तो 0.5 का क्या होगा, 5 5 25, 5 125, तो ये हो जाएगा
माइनस का 0.125 और ये क्या हो जाएगा प्लस 0.500। तो भाई वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। ये बड़ी वैल्यू है और ये नेगेटिव वाली छोटी वैल्यू है, तो बड़े में से छोटा पॉजिटिव ही आएगा। चलिए जी, तो इस रेंज में हमारा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव रहने वाला है। मैं ये किस लिए बता रहा हूँ, आपको बताता हूँ, अभी समझ जाएंगे। अब 0 से 1, तो 0 से 1 में हमने कहा कि चलिए x की वैल्यू 0.5 ले लीजिए, देन एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.5 का क्यूब माइनस 0.5। अब आपकी वाली बात सही है, ये अब 0.5 नेगेटिव है और ये आएगा आपका अब नेगेटिव आएगा। भाई नेगेटिव वाला नंबर बड़ा हो गया ना, और ये हो जाएगा 0.125, ये पॉजिटिव हो गया, तो अब नेगेटिव आएगा रिजल्ट। नहीं समझे भाई, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वाला नंबर बड़ा और ये छोटा। अच्छा 1,2 में देख लो, इफ x इज इक्वल टू 1.5 देन एक्स क्यूब माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 1.5 का क्यूब माइनस 1.5। ठीक है, 1.5 का क्यूब क्या होता है, 15 का क्यूब, 15 नहीं 224 नहीं, 15 जा तो 225 हो गया है ना, 225 इंटू 15, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 2 जा 30 और 7 37, 3 कैरी, 15 2 जा 3375 हो गया, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 2 जा 30, 30 और 7 37, 3 कैरी, 15 2 जा 30 और 3 33, 3375। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, 3 बार मल्टीप्लाई करा है तो 3 डिजिट्स, तो 3.375। देखिए 3.375 माइनस 1.5, ठीक है, ये बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू, तो रिजल्ट इज पॉजिटिव। रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। अब सुनिएगा जरा, अब मैं आपको एक इसमें रिलेट करके बताता हूँ कि मॉड वाले को कैसे सॉल्व करा जाता है। तो ये देखिएगा, ये मिटा रहा हूँ इधर से, हाँ जी। तो ऐसा होता है कि जब मॉड की बात करते हैं ना, तो इसमें हम ऐसे कहते हैं, मॉड एक्स इज डिफाइंड एज mod x is equal to minus x if x is less than 0 और plus x if x is greater than equal to 0। कुल मिलाकर क्या है, mod x का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। वो कैसे आएगा कि अगर mod के अंदर वाली टर्म 0 से छोटी है, यानी कि नेगेटिव है, तो आप उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देना। ठीक है भाई, अगर x जो है वो 0 से छोटा है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। अगर x 0 से बड़ा है तो रिजल्ट आ जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, तो वही चीज़ है कि -1 से 0 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 0, -1 से 0 के बीच, -1 से 0 के बीच ये जो एक्स क्यूब माइनस एक्स है, ये आपका पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो रिजल्ट विल बी पॉजिटिव ऑफ एक्स। एक्स नहीं है, अब एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो -1 से 0 के बीच में, मतलब इस लिमिट्स में हमारा मॉड के अंदर वाला जो मटेरियल है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो जैसा है वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, नहीं समझे तो बताता हूँ दोबारा, वो अभी बताता हूँ। आप ये देखिए, -1 से 0 के बीच में एक्स क्यूब माइनस एक्स की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आई है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स कहाँ लिखा हुआ है, मॉड के अंदर, तो मॉड के अंदर वाली रिजल्ट, अंदर वाली जो वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव है तो जैसा होता है वैसे ही लिख देते हैं, एक्स है तो एक्स ही लिख दिया। अगर अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, तो उसके आगे माइनस साइन लगा देते हैं, बस ये करना है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स डी एक्स प्लस, हाँ हमको ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये देखना है भाई। सबसे पहले तो हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालने, ये मॉड वाला क्वेश्चन जो है ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है। हाँ तो प्लस है, और ये फिर हमारे पास है अगला जो रेंज है हमारी, वो है 0 से 1, तो 0 से 1, और अब क्या करेंगे,
एक्स क्यूब माइनस एक्स, फंक्शन ये है। तो 0 से 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। जब वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसके आगे माइनस साइन लगा देते हैं, जैसे यहाँ माइनस साइन लगाया, जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव आई तो माइनस साइन लगा दिया, तो यहाँ माइनस साइन लगा दिया, है ना। और ये dx हो गया। फिर अगला जो लिमिट्स है वो कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 1 से 2 तक लेंगे। तो इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2, और 1 से 2 के बीच में क्या पॉजिटिव है, तो जैसा फंक्शन है वैसा का वैसे ही लिख दो, मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स लिख दो, एक्स क्यूब माइनस एक्स और dx। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सभी को क्लियर है? आदित्य, आयुष, दिव्यांका, अक्षय, गान्या, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद ये देखिए, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या हुआ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 0, ठीक है। बल्कि एक काम करिए, अब तो इसको इंटीग्रेट कर ही दो ना। एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट इज -1, अपर लिमिट इज 0, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस हो गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो फिर वही एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1, ये हो गया। अगला जो है फिर वही, ये प्लस साइन के साथ है, प्लस एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट इज 1 एंड अपर लिमिट इज 2, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद वैल्यूज डाल दीजिए। तो वैल्यूज जब डालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 0 डालेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो एक बड़ा ब्रैकेट लगाइए और उसके अंदर करली ब्रैकेट लगाओ, कंफ्यूजन ताकि ना हो। तो पहले क्या करेंगे, पहले इस पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 डाल देंगे। तो 0 की पावर 4/4 माइनस 0 की पावर 2/2, तो पहला करली ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये हो गई आपकी अपर लिमिट, माइनस, फिर फंक्शन में डालेंगे x की जगह -1, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4/4 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया, ठीक है। ये वाला काम बड़ी सावधानी से करना है, क्योंकि इसमें अगर जरा भी गड़बड़ हुई ना, माइनस प्लस का सब पूरा आपकी मेहनत यहाँ से यहाँ तक की सब बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा पहला वाला करने के बाद में फिर ये माइनस, इसमें करली ब्रैकेट लगाएं अपर लिमिट के लिए। तो अपर लिमिट 1 की पावर 4/4 माइनस 1 की पावर 2/2, ठीक है। तो ये हो गया अपर लिमिट। हाँ, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकाले। हाँ, ब्रेक कर लिया। हाँ 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 हाँ, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बताया। हाँ 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 हाँ, बस 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 बस, सिर्फ इतना, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि 1 की पावर 4/4 माइनस 1 की पावर 2/2, तो मैंने क्या करा, अपर लिमिट लगाई। अब लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट उधर दिखाई नहीं देगा, इधर आ रहा हूँ, माइनस 0 की पावर 4/4 माइनस 0 की पावर 2/2, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये वाला कंप्लीट हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। अब इसमें करेंगे, बीच में लगेगा प्लस का साइन, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, 2 की पावर 4/4 माइनस 2 की पावर 2/2, ठीक है, अपर लिमिट हो गया। माइनस 1 की पावर 4/4 और माइनस 1 की पावर 2/2, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है जी। अब आगे करते हैं, ये इधर का पोर्शन पूरा मिटा रहा हूँ। अच्छा जी, तो 0 की पावर 4/4, 0 की पावर 2/2, ये पूरा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन यहाँ बाहर लगा रहेगा, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लो। तो पहला वाला जो ब्रैकेट है, इसमें हमारे पास ये तो आ गया 0 माइनस
फिर जो दूसरा ब्रैकेट था -1 की पावर 4 बन जाएगा +1 अपॉन 4, 1/4, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, तो 1/2, और बाहर माइनस साइन है तो -1/2, -1/2। इसमें जल्दीबाजी मत दिखाना, इसमें जल्दीबाजी दिखाते पूरा 5 में से 0 नंबर हो जाएंगे, ठीक है, तो ध्यान से कर लेना। उसके बाद जैसे ही मॉड का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि भाई कुछ नहीं है, कर लेंगे हम आराम से। सही में मॉड का क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, लेकिन जहाँ जल्दी दिखा दिया ना वहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रैक्टिस जो है मैटर करती है, इसमें ध्यान रखना। ये हो गया 1 की पावर 4/4, 1, बीच में माइनस का साइन, ये हो गया 1/4, 1 की पावर 2/2, ये हो गया 1/2 माइनस साइन के साथ, ये हो गया। उसके बाद ये पूरा 0 है तो -0, ये -0, ये दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व हुआ। दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट 2 की पावर 4/4, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16, 16/4, इसको अभी ऐसे ही रहने देना, प्लस ये हो गया 16/4 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 4/2, 4/2 माइनस 1 की पावर 4/4 यानी कि 1/4 माइनस 1/2, 1/4 माइनस 1/2। अब क्या है 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 मत करना, अभी मत करना, क्योंकि सब में कॉमनली मेरे को दिखाई दे रहा है कि जिनके डिनोमिनेटर 4 है उनको एक तरफ कर लेंगे, जिनके डिनोमिनेटर 2 है उनको एक तरफ, लास्ट में कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो ये क्या हो जाएगा -1/4। अब ब्रैकेट खोलते चले जाइए, -1/4 माइनस माइनस प्लस का 1/2, ये 0 है इसको हटाइए, -1/4 माइनस माइनस प्लस का 1/2, -1/4 प्लस का 1/2, 16/4 प्लस का 16/4 माइनस का 4/2 माइनस का 1/4 माइनस माइनस प्लस का 1/2। तो आप ये देखिए अपॉन 4 वाले ले लो। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, गलती होगी नहीं। वैसे दो तीन क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करोगे, अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो इसलिए लग रहा है, ठीक है ना, फिर लगेगा कि बिना मतलब ही इसमें परेशान हो, आसान है। नहीं कटेंगे भाई, क्यों? अभी वो तो, अब देखिए वो तो क्वेश्चन ही छोड़ दिया, इसलिए वो मैंने देखो वो मैंने बोला भी था कि डेफिनेट इंटीग्रल में थोड़ा टाइम लगता है, मैंने बोला भी था, तो उसका तो मलाल मत करो अभी। ये जो आता था वो भी नहीं हुआ। चलिए जी, ये अपॉन 4 है, तो 4 ले लिया, 4 वाला। इसमें न्यूमरेटर देखिए -1 है, इधर भी -1 है, इधर प्लस का 16 है और इधर -1 है, ठीक है जी। ये तो हो गया 4 वाला। अब जरा 2 वाला पकड़िए, तो बीच में प्लस का साइन लगा दो, ये 1 है, ये भी प्लस का 1 है, ये माइनस का 4 है और लास्ट में फिर से प्लस का 1 है, ठीक है। तो -1 -1 -1 -3, 16 - 3 इज 13/4 प्लस 1 1 1 3, 3 - 4 इज -1, तो -1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब जब एलसीएम लेंगे 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो गया 13, 2 2 ज़ा 4, 2 × -1 इज -2, तो रिजल्ट इज 11/4, ठीक है जी। रिजल्ट आपका 11/4 आ गया, ठीक। चलिए जी, इसी तरीके से जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 28 था, लेंदी था एग्जाम्पल, अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 29। एग्जाम्पल 29 देखते ही तो पहली चीज़ आपको ये समझ में आ गई कि जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी ना, प्रॉपर्टीज़ जो अभी हमने देखी थी, उसमें जो प्रॉपर्टी नंबर आपका 2 था, जिसमें हमने ए से बी उसको अलग अलग लिमिट्स में स्प्लिट करा, ए से सी और सी से बी। तो मॉड वाले क्वेश्चन में हमेशा वही होगा, लिमिट्स स्प्लिट होंगी, ठीक है। अब अगला देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 29 में दे रखा है -π/4 से +π/4, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/4 से +π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx, -π/4 से +π/4 साइन स्क्वायर dx, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स dx, सॉरी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आप ये देख लीजिएगा, ए की तो प्रॉपर्टी है ऐसी जिसमें नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव दे रखा हो, -a से a, लास्ट वाली प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है।
तो वो वाली प्रॉपर्टी याद करेंगे, उसमें क्या था, अच्छा लास्ट वाली प्रॉपर्टी में ही वो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन वाला लॉजिक लग रहा था। तो क्या करेंगे, ये मेरे पास एफ एक्स क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। लास्ट वाली प्रॉपर्टी में इवन फंक्शन ऑड फंक्शन था, तो हम ये कहेंगे क्लियरली एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ माइनस एक्स, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्चुअली साइन स्क्वायर एक्स का मतलब तो यही होता है ना, साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर यही होता है। साइन माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और इसका होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है, और साइन एक्स मतलब ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स क्या है, एफ एक्स ही है, एफ एक्स ही है। तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज एफ एक्स इज एन, कौन सा फंक्शन है बताओ भाई, एफ एक्स कौन सा फंक्शन हो गया फिर, इवन फंक्शन। एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, और जब इवन फंक्शन है तो उसका फॉर्मूला देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 7, इंटीग्रेशन 0 से ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से, क्या लिमिट दे रखी है, पाई बाई 4, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स का सीधा सीधा इंटीग्रल तो होता नहीं हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स का सीधा सीधा इंटीग्रल होता नहीं है, क्या करते हैं वो 1 माइनस कॉस 2x वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 0 से पाई बाई 4, इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और dx। तो लीजिए ये जो 2 है, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया। I इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x माइनस ये जो cos 2x है, cos 2x का इंटीग्रल sin 2x अपॉन 2। अब लिमिट्स डालिए, ये हो गया 0 और ये हो गया पाई बाई 4। तो पहले पाई बाई 4 डालिए, अपर लिमिट यानी कि पाई बाई 4 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 4 अपॉन 2, ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस अब जरा लोअर लिमिट की बात करते हैं। तो 0 माइनस साइन 2 इंटू 0 अपॉन 2, 0 तो 0 है, साइन 2 इंटू 0 मतलब 0, तो साइन 0 भी 0 होता है, तो ये पूरा ब्रैकेट 0 ही हो गया। पाई बाई 4 माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या बन गया, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का मतलब 1 1 बाई 2, तो पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2, ये आंसर होना चाहिए इसका, यही आंसर है, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2। ठीक है जी, ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 29। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 30 है। एग्जाम्पल नंबर 30 जो है, एग्जाम्पल नंबर 30 का हिंट देकर छोड़ रहा हूँ बस, एग्जाम्पल नंबर 30 का केवल हिंट देकर छोड़ रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 30 में करना क्या होगा वो देख लो जरा। 30 में क्या है, ये दिया है i इज इक्वल टू 0 से पाई, i इज इक्वल टू 0 से पाई x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x और dx, ये दे रखा है। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं जिसमें आपको ये दिखाई दे जाए 0 से पाई वाली लिमिट दिखाई दे जाए, 0 से पाई वाली लिमिट कहाँ पर दिखेगी, जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आ रही होगी। तो जिन क्वेश्चंस में आपको 0 से पाई वाली लिमिट दिखाई दे, वहाँ पर f0 इंटीग्रेशन 0 से a f x dx, तो वो a वाली वो आइडेंटिटी लगाएंगे।
वो क्या हो जाएगी, 0 से पाई ही रहेगा, 0 से ए ही रहता है उसमें, और जहां जहां पर एक्स है वहां पर आ जाएगा ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स मतलब क्या बन जाएगा, पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास आया, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ये कहेंगे कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर पाई माइनस एक्स करेंगे। तो x की जगह आ गया पाई माइनस एक्स। सिमिलरली साइन x की जगह साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। ये हो गया। हाँ जी, साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है बताओगे जरा, और ऐसे ही कॉस पाई माइनस एक्स वो कितना होता है, देख लीजिए। वो कुछ भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो कॉस स्क्वायर ही आना है। खैर इधर देखिए, जैसे हम ये बोलते हैं ना साइन पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन, इसको क्या लिखेंगे, 90 इंटू 2, 180 प्लस माइनस एक्स। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये 90 इंटू 2 में कुछ ऐड हो रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स टेक, सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, तो ये तो साइन है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ आ गया नेगेटिव साइन, और ये 2 है इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब साइन का साइन ही रहेगा और एंगल एज इट इज आ जाएगा। और फिर माइनस बाहर आ गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपके पास साइन एक्स ही आएगा। तो साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स। तो हमारे लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन, ये जो कॉस पाई माइनस एक्स है ना, ये माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन उसका तो स्क्वायर करना है, तो वो मेरे पास कॉस स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 प्लस, डिनोमिनेटर में सेम आने वाला है कॉस स्क्वायर एक्स, मैं लिख रहा हूँ इधर एक कॉस पाई माइनस एक्स। इसी तरह से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 90 इंटू 2 प्लस माइनस एक्स। 90 इंटू 2 में कुछ ऐड करा तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 पॉजिटिव, ये कॉस है तो ये नेगेटिव। इवन होता है तो कॉस का कॉस ही रहता है, ऑड होता है तो साइन बन जाता है। तो इवन है तो कॉस ही रहेगा, और ये आ गया एंगल एज इट इज माइनस एक्स। माइनस जो है कॉस में अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, तो इसका रिजल्ट आ गया माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये हो गया, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे, चलो करवा ही देते हैं, दोनों को ऐड कर दो। आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। बताता हूँ अभी। हमको पता है परेशान कौन कर रहा है यहाँ पर, ये जो x लिखा हुआ है ना, x साइन x, ये परेशान कर रहा है। सोचो अगर यहाँ पर x ना होता तो मेरे लिए काम बड़ा आसान हो जाता, cos x को t मानता, sin x dx मेरे को dt मिल रहा था ऊपर। इस x को हटाना है, और हटेगा कैसे, जब ये मेरे को देखो डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, इधर भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो पाई माइनस एक्स और एक्स कट जाएगा, पाई बचेगा, पाई तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे उसको। ठीक है ना, तो देखिएगा जब दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड आई, इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड आई प्लस आई। और जब दोनों की अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब पूरी तरह से सेम होती है इंटीग्रल की, तो फंक्शंस को सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये हो गया। बस,
क्योंकि देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। आई प्लस आई क्या हो गया 2i, इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये क्या बन जाएगा x साइन x प्लस पाई साइन x माइनस x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब ये 2i है, इसका भी इलाज अभी के अभी करो। ये 2i लिखा हुआ है, नहीं तो जनरली भूल जाते हैं। इस 2 को नीचे ले जाओ यहाँ, ये 1/2 बनेगा। इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये क्या हो गया पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये हो गया। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, आगे की कहानी तो आसान है। आगे की कहानी तो आसान है। कॉस एक्स है, कॉस एक्स को टी मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, मेरे को क्या मिलेगा ऊपर माइनस डी टी मिलेगा। और पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, सीधा ये करिए। ठीक है, या इसको हटाओ माइनस डी टी लिखो, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी आ गया है ना, सीधा कर रहा हूँ। अच्छा, तो और लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो भाई लोअर लिमिट देखिए क्या है। लोअर लिमिट हमने कहा x की लोअर लिमिट कितनी है 0, x इज इक्वल टू 0, तो भाई t कितना हो जाएगा cos 0 यानी कि 1। ऐसे ही अपर लिमिट, x की वैल्यू क्या है पाई, तो cos पाई क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट इस तरह से आ गई। अब वैल्यू डालिए, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई दे रखा है, तो अब लोअर लिमिट, अब मेरे को t वेरिएबल लेना है ना। देखिए, तो ये जो पाई है, पाई को तो पहले बाहर निकाल लो, पाई/2 हो गया, पाई/2, और साइन एक्स डी एक्स की जगह लिख देंगे माइनस डी टी हो गया, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, लोअर लिमिट क्या है 1 और अपर लिमिट क्या है -1, ये हो गया। ठीक, बस अब जरा सा रह गया, तो समझिए। अभी देखिएगा, ये हो जाएगा, माइनस तो बाहर निकाल लो, -पाई/2, आई इज इक्वल टू -पाई/2, और डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 से -1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बताओ भाई किसका होता है ये, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, अरे सोचकर बताओ, tan इनवर्स टी। लोअर लिमिट इज 1 एंड अपर लिमिट इज -1। ठीक है, अच्छा जी, i इज इक्वल टू -पाई/2 tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स +1। tan इनवर्स माइनस थीटा होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा, तो -पाई/2 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1, ये भी पाई/4, ये भी पाई/4, -पाई/4 -पाई/4 मल्टीप्लाइड बाई -2 पाई/4। ठीक है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो पाई²/4, ये रिजल्ट है इसका, पाई²/4। ठीक है, बस इतना कर लीजिए, और एग्जाम्पल 31 कर लेना खुद ही, 2 लाइन का है, 2 ही लाइन का है आपके, शायद 1 लाइन का हो, तो देखना एक बार, ऑड फंक्शन है। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू।
ओके थैंक यू सर। ओके।